हाँ, तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात की थी चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल। आज का जो अपना टॉपिक है या इस क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? स्व प्रेरण। प्रेरण जो है बेटा इस चैप्टर में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक तो होता है स्व प्रेरण और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। अब सुनना, स्व प्रेरण का मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक कुंडली है, क्या है? एक कुंडली है, उसको आपने बैटरी से जोड़ दिया। एक कुंडली है, उसको किससे जोड़ा है? बैटरी से। जब बैटरी को आप ऑन करोगे तो क्या जो उसके अंदर जो धारा है वो जीरो से मैक्सिमम तक जाएगी? भी ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मैक्सिमम हो जाएगी, वो जीरो से चलकर कहां तक जाएगी? मैक्सिमम तक जाएगी। क्या उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा? बोलो, क्योंकि पहले वो स्विच ऑफ था और धारा धीरे धीरे बढ़ी, तो क्या उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ? और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या उसमें एक विद्युत वाहक बल आएगा? क्या एक धारा आनी चाहिए? क्या वो जो धारा है वो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी? भाई धारा बढ़ रही है तो वो जो धारा है वो उस धारा को बढ़ने का विरोध करेगी। बोलो, समझ में आ रही क्या बात? वो जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा का विरोध करेगी। अब देखो, स्व प्रेरण होता है क्या है कि जब एक ही कुंडली के अंदर, क्या है? जब एक ही कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्व प्रेरण बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब मैं इसको प्रयोग द्वारा समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ही कुंडली है, ध्यान से समझना भाई, जिसे प्रेरण कुंडली बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरण कुंडली। इसको मैंने जोड़ रखा है बेटा किससे? बैटरी से। किससे जोड़ा? बैटरी से। एक और डायग्राम बना देता हूं। अब सुनो, यहां ये बैटरी है 20 वोल्ट की, यहां स्विच को क्या किया आपने? की को क्या किया है? ऑन किया है। क्या किया है? ऑन। और यहां क्या किया है? ऑफ किया है। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी। अब सुनो, जब आप इसको ऑन करोगे, जब आप इसको ऑन करोगे तो क्या इसमें धारा इस तरह प्रवाहित होगी? और इसे बोलते हैं बेटा आई बराबर मुख्य धारा। कौन सी धारा है? मुख्य धारा, मेन करंट है ये। क्या जो मेन करंट है वो जीरो से मैक्सिमम आई तक जाएगी? बोलो, तो क्या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा? और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या इसमें एक धारा और आएगी? प्रेरित धारा जिसे बोलते हैं, वो धारा आई किस वजह से? इस मुख्य धारा के बढ़ने की वजह से। और ये लेंज ने बोला था कि प्रेरित धारा उन कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। तो क्या प्रेरित धारा जो है वो इस दिशा में होगी? इसे बोलते हैं आई प्रेरित। बोलो, समझ में आ गई क्या बात? इसे ही क्या बोलेंगे अपन? क्या वो बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगी? और जो प्रेरित धारा है क्या उसकी दिशा जो है वो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी? बोलो, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं, की को ऑफ किया मैंने, क्या मुख्य धारा जो है, मुख्य धारा, क्या बेटा वो धारा पहले अपनी मैक्सिमम धारा तक थी? जैसे आपने स्विच को ऑफ किया तो क्या धारा मैक्सिमम से धीरे धीरे घट के जीरो की ओर आएगी? क्या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में फिर परिवर्तन होगा? देखो सुनना, इस स्विच को आपने ऑन किया और ये मुख्य धारा अपना स्थायी मान प्राप्त कर लिया इसने। मान लो इस सर्किट में 2 एम्पीयर की धारा आनी थी, कितनी? तो ये 0 से 2 एम्पीयर तक आएगी। और जैसे ये 2 एम्पीयर आएगी तो क्या इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स नियत हो गया? और जैसे ही नियत हुआ तो क्या प्रेरित धारा गायब हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बोलो, पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, तो क्या जो मुख्य धारा है वो बेटा घटते घटते कहां आएगी? जीरो की ओर आएगी आई से। तो क्या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा? क्या ये उस घटती हुई धारा का विरोध करेगा? इस तरह से इसमें एक प्रेरित धारा आएगी। क्या प्रेरित धारा की जो दिशा है इस बार वो किधर होनी चाहिए?
इसकी दिशा में या इसकी विपरीत दिशा में, वो इसके घटने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो प्रेरित धारा इस बार कुछ इस टाइप से होगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जब स्वयं प्रेरण की घटना एक ही कुंडली के अंदर हो तो उसे बोलते हैं स्वयं प्रेरण। क्या बोलते हैं? दोबारा सुन लो, जब एक ही कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित होती है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? स्वयं प्रेरण। और एक कुंडली इधर रखी हुई है और दूसरी कुंडली इधर है, इसमें आपने धारा को प्रवाहित किया और इस कुंडली में प्रेरित धारा आई तो इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। इसे क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लो, ये अपन ने प्रयोग किया है, ये 1 और ये 2। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो क्या मुख्य धारा जो है वो 0 से अधिकतम मान की ओर अग्रसर होगी? क्या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा? तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें क्या आएगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक धारा आएगी। लेंज के नियमानुसार क्या वो धारा इस बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगी? क्या उसकी दिशा ये होनी चाहिए? वो उसको बढ़ने नहीं देगी। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? जब तक ये धारा अपना स्थायी मान प्राप्त ना कर ले। और जब आप इस की को ऑफ करोगे तो क्या मुख्य धारा जो है अधिकतम से कहां आएगी? 0 की ओर। तो क्या फिर इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा? तो क्या ये उस घटती हुई धारा का विरोध करेगी? तो क्या उसी दिशा में एक धारा आएगी, प्रेरित धारा? इसे क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो परिभाषा बता देता हूं, मैं बोल के बता देता हूं कि जब किसी परिपथ या कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण। क्या स्वयं प्रेरण की डेफिनेशन याद हो जाएगी? जब किसी कुंडली या परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की वजह से उसमें क्या आता है? एक विद्युत वाहक बल। समझ में आ गई बात? एक नीचे एक डेफिनेशन और है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण बोलते हैं। बोलो, नीचे लिखा है लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा उन कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद है ये प्रयोग है भाई, ये मैंने समझा दिया। स्वयं प्रेरण का प्रायोगिक सत्यापन प्रयोगों द्वारा मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। बोलो हाँ ना। अब है स्वयं प्रेरण गुणांक। क्या है? यहां तक एक ही क्वेश्चन बना है कि स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं, स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन याद कर लोगे? ठीक है। अब आता है स्वयं प्रेरण गुणांक। स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक। अब ध्यान से समझना इधर। मान लिया ये कुंडली है, इसको आपने बैटरी से जोड़ा और आपने स्विच को ऑन किया। क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? क्या ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा? क्या इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स जो है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ज्यादा धारा आएगी तो ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यही लाइन लिखी है कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा यहां से क्या लिख सकता हूं? फाई। फाई यहां क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। समानुपाती होता है किसके? आई के। जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? एल आई। ये बेटा कल आपको बताया था वो चीज अब आएगी। ठीक है। यहां एल क्या है? एल क्या है? लंबाई है क्या? लंबाई नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण,
स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व क्या है? बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लेना। इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? धारा के। जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण गुणांक। आपसे पूछ ले कि स्वयं प्रेरण गुणांक किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो पहली बात तो ये कुंडली के आकार, कुंडली का आकार जितना बड़ा होगा उस पे, उसकी आकृति पे, उसमें फेरों की संख्या पे, और तीसरी बात एक दो तीन पदार्थ होते हैं, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। अगर इस कुंडली के अंदर मैं लोहे की छड़ रख दूं तो क्या इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको पता है अगर मैंने इसमें नरम लोहा रख दिया तो नरम लोहा है वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है, जल्दी चुंबकित होता है। और बोलो समझ में आ गया? आपसे पूछेगा वो कि स्वयं प्रेरण गुणांक किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो पहली बात कुंडली के आकार, आकृति पर, तीसरा फेरों की संख्या पर, चौथा उसमें रखे गए चुंबकीय क्रोड पर। चुंबकीय क्रोड की जगह आप लिख सकते हो चुंबकीय पदार्थ पर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वयं प्रेरण गुणांक किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो स्वयं प्रेरण गुणांक जो है वो कुंडली के आकार, आकृति, फेरों की संख्या और उसके अंदर रखे गए चुंबकीय पदार्थ पर। बोलो हाँ ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर अपन देखो इसकी परिभाषा बनाते हैं। यहां से एक परिभाषा, अगर बेटा मैं ऐसे बोलूं कि इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा यदि 1 एम्पियर है, आई बराबर कितना है? 1 एम्पियर, तो क्या फाई बराबर हो जाएगा एल के बराबर? बोलो, जब किसी कुंडली से इकाई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका जो मान है वो किसके बराबर होता है? स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूं, क्या लिखा है मैंने कि किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एल, जिसे क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व। इसकी यूनिट देखो, क्या बेटा ये वेबर, क्या ये एम्पियर? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर अपॉन एम्पियर, जिसे क्या बोलते हैं? हेनरी। क्या है? हेनरी। आज के बाद आपको इसके आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा? एच। क्या है ये? एच। बात समझ में आ गई? इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर अपॉन एम्पियर और हेनरी। बोलो समझ में आ गई क्या बात? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा क्या होती है? क्या इसकी विमा मैंने आपको बताई है? M1 L2 T-2 और A-1, बट एक नीचे और है, तो क्या ये स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा है? बोलो। छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखना। स्वयं प्रेरण गुणांक किन राशियों पर निर्भर करता है? आकार, आकृति, फेरों की संख्या और जो आप चुंबकीय पदार्थ रखते हो उसकी पारगम्यता पर। दोबारा सुनना, एक होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है? एक होता है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन आर। इसी के जुड़वा भाई होता है एक तो म्यू नॉट, एक म्यू और एक म्यू आर। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या ये? निर्वात की चुंबकशीलता। इसे बोलते हैं मध्यम की चुंबकशीलता और इसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। बात समझ में आ गई? ये जब अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो उसमें आएगी ये चीजें। जो स्वयं प्रेरण गुणांक है वो इस पे भी निर्भर करता है, चुंबकीय पारगम्यता पे। इसे चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं। बोलो समझ में आ गई क्या बात? इसकी यूनिट क्या है? वेबर अपॉन एम्पियर, जिसे क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। और इसकी विमा क्या होगी? M1 L2 T-2 और A-2। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। इसके बाद है
कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक, कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। क्या है? कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक तथा आवाज नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, तो सुनना, तो थ्योरी है इसमें कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले धारा में परिवर्तन होता है तो क्या उसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा? क्या लेंज के नियमानुसार उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? अगर आपसे पूछे कि स्वयं प्रेरण गुणांक तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है, तो आप थ्योरी में ये लिखोगे, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बोलो हाँ ना। फिर नीचे लिखोगे लेंज तथा फैराडे के नियमानुसार, लेंज तथा फैराडे के नियमानुसार क्या बताया था बेटा? E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो ये समझ में आ गया क्या बात? अब आएगा वो, क्या फाई बराबर आपने पढ़ा है बेटा एल आई अभी अभी? ठीक है, क्या ये वैल्यू यहां चिपकाऊं तो क्या बनेगा? E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसी के लिए, एसी वाले चैप्टर में काम आएगा ये। ठीक है, अगर इसके परिमाण की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। बोलो ये सिर्फ इसका क्या है? परिमाण है। क्या यहां से एल की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं अपन? इसको इधर ले आए नीचे, तो क्या स्वयं प्रेरण गुणांक बराबर ये होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे डी आई बाई डी टी। क्या यहां से एक और परिभाषा बन सकती है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दर इकाई हो, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दर इकाई हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यदि ऐसा हो कि डी आई बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, बोलो तो क्या एल बराबर बेटा ई हो जाएगा? क्या स्वयं प्रेरण गुणांक की एक और परिभाषा बता दी मैंने। टॉपिक है आपका स्वयं प्रेरण गुणांक तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। थ्योरी छोटी सी है, क्या लिखोगे कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नीचे लिखोगे लेंज तथा फैराडे के नियमानुसार E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। हम जानते हैं फाई बराबर एल आई, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ये परिमाण है, ये अपने काम में आएगा। अगर मैं इसको एक कर दूं तो क्या बेटा एल बराबर ई हो जाएगा। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दर इकाई हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही क्या बोलते हैं? का मान किसके बराबर होता है? स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये क्या इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी, वेबर अपॉन एम्पियर, और इसकी विमा क्या होती है? M1 L2 T-2 और A-2। बोलो हाँ ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो पढ़ते हैं भाई, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं पूरा टॉपिक लिख देता हूं। क्या है? किसी कुंडली में, किसी कुंडली, इसे प्रेरण कुंडली भी बोलते हैं, प्रेरण, किसी कुंडली, प्रेरण कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में संचित में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में संचित
कुंडली में संचित, आवाज नहीं भी, कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, कौन सी? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे अपन लिखेंगे बेटा किससे? UB से। ठीक है, टॉपिक क्या है? किसी कुंडली में या प्रेरण कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसमें संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसका डायग्राम देखो, ये आपकी प्रेरण कुंडली है और जो बातें मैंने आपको कही थी ना वो आज के पेपर में भी आ गई। पढ़ना आप आज का पेपर। मतलब न्यूटन का दूसरा नियम हटा दिया गया था लेकिन संवेग संरक्षण था उसमें। तो न्यूटन का अगर दूसरा नियम अगर हटा दिया तो संवेग संरक्षण कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि F बराबर क्या होता है बेटा? dp/dt, यही है। अगर संवेग संरक्षित रहेगा मतलब इसका मान कितना होगा? 0, यानी कि उस वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, और उसके बारे में भी आ गई, ओम के नियम के बारे में भी आज के पेपर में आई है कि जब ओम का नियम हटा दिया तो आगे कैसे पढ़ेगा बच्चा उसके एप्लीकेशन। भी ओम का नियम हटा दिया पर उसका वेरिफिकेशन दे दिया, उसकी सीमाएं दे दी। तो ये सब कुछ आज के पेपर में आया है, आप पढ़ना। मैंने पोस्ट भी डाल दी मेरे यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में के अंदर, पढ़ना आप। मैंने पहले ही बोल दी थी कुछ और संशोधन होगा इसमें, होना भी चाहिए। जैसा मैं सोचता हूं कि ये टॉपिक हटानी चाहिए वो हटने चाहिए थे, बाकी पता नहीं। जैसे भी ओम का नियम है वो तो फिजिक्स की जड़ है भाई। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सर्किट की सोल्व करते हो, परिपथ से जुड़ी हुई कोई भी अगर प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो क्या उसमें ओम का नियम तो लगेगा? बिना ओम के नियम आगे आप किरचॉफ का नियम भी नहीं पढ़ सकते, विभव मापी के एप्लीकेशन भी नहीं पढ़ सकते। तो बात समझ में, कुछ एक टॉपिक ऐसे हटाए हैं उनके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो समझ में आ रही है बात? शायद मेरे हिसाब से कुछ संशोधन और होना चाहिए। बाकी देखो अब सरकार है, सरकार वो होती है जो सरक सरक के चले, तो वही है भाई, सब कैसे भी चल सकती है, अपनी सरकार है ये। इनको शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिना सोचे समझे हटा दो। किसी आर्ट वाले को दे दिया, सर जी ए हटा दिया, तू तेरा जी करे वो हटा दे। ऐसा ही हुआ है मेरे हिसाब से। जिसको फिजिक्स का ABCD भी नॉलेज नहीं था शायद उसने हटाई है ये चीजें। भी थोड़ा तो आदमी सोचे यार, जब ओम का नियम आप हटा रहे हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो 10th की करते हैं। 10th के क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ही हटा दी, पूरी इलेक्ट्रिक करंट हटा दी। अब वो छोरा जब साइंस लेगा, जब वो 12th में आएगा तो उसकी जिंदगी में तो पहली बार आएगा इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट। तो वहां बेसिक चीजें कौन पढ़ाएगा अब? अरे बोलो कि इसकी यूनिट एम्पियर होती है, एक एमीटर का प्रतिरोध इतना होता है, वो होता है, वो होता है। तो ये सब कुछ ऐसे ही है, चल रहा है, पता नहीं क्या है। समझो अब, ये कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है बेटा? L। इसके साथ एक सेल जोड़ा हुआ है, एक बैटरी जोड़ी हुई है जिसका पोटेंशियल कितना है? V। कोई दिक्कत? ठीक है। और जब आप स्विच को ऑन करते हो, क्या जब आप स्विच को ऑन करोगे तो क्या बेटा मुख्य धारा जो है, मुख्य धारा बढ़ेगी? क्या इसमें एक प्रेरित धारा आएगी? वो प्रेरित धारा क्या इस मुख्य धारा का विरोध करेगी? बोलो, क्या इस धारा को उस धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा? वो किया गया कार्य ही इसमें किसके रूप में संचित होता है? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बस यही कंसेप्ट है कि आपके पास एक प्रेरण कुंडली है, उसको आपने बैटरी से जोड़ा है, एक की है, सबको किसमें जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है? L। जब आप स्विच को ऑन करते हो तो मुख्य धारा का मान 0 से अधिकतम मान की ओर अग्रसर होता है, जिससे कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इसमें एक धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है कि वो बढ़ती हुई मुख्य धारा का विरोध करती है। तो मुख्य धारा को इस धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। बोलो, अब देखो शक्ति वाला पार्ट हटा दिया, आपके चैप्टर नंबर 5 में शक्ति और ऊर्जा वाला पार्ट हटा दिया, लेकिन उसके बिना मैं ये टॉपिक भी नहीं समझा सकता। सुनो कैसे, उसमें 3 फॉर्मूले आते हैं बेटा कार्य के। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज है। एक आता है बेटा VIT, एक फॉर्मूला तो ये
ये आपके 10th में भी है। एक फॉर्मूला आता है कार्य का v²/r इंटू टी, और एक फॉर्मूला और है I²RT। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैं इसमें से ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे अपन। दोबारा सुन लो, थ्योरी में क्या लिखना है कि माना आपके पास एक प्रेरण कुंडली है जिसका स्व प्रेरण गुणांक कितना है L, उसको एक बैटरी तथा की के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। जब आप की को ऑन करते हो तो क्या मुख्य धारा का मान 0 से अधिकतम की ओर अग्रसर होगा, तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो क्या उसमें एक प्रेरित धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी कि वो मुख्य धारा का विरोध करेगी। तो क्या मुख्य धारा को प्रेरित धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य इसमें किसके रूप में संचित होगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सुनना, मैंने माना है कि बैटरी, यदि ये थ्योरी समझ में आ गई क्या, यदि बैटरी से डेल्टा टी समय में आई धारा प्रवाहित होती है, यदि बैटरी से डेल्टा टी समय में आई धारा प्रवाहित होती है, तो किया गया कार्य, तो बैटरी द्वारा या मुख्य धारा द्वारा, बैटरी द्वारा प्रेरित धारा के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या बेटा छोटा सा कार्य होगा क्योंकि समय छोटा सा है। क्या लिखूं, v की जगह यहां कौन सा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे बोलो, क्या यही लिखूं, I और dt, बोलो हाँ ना। समीकरण 1, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा। ये चैप्टर नंबर 5 से है। कहां से है, चैप्टर नंबर 5 से, जो आपके सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिया गया है, पर ये ध्यान रखना है। क्या ये जो कार्य होगा ये इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध है। अरे बोलो, ये फॉर्मूला देख लो, चाहे v बराबर क्या होता है, सॉरी v बराबर क्या होता है, W/Q। तो इसको इधर ले आओ आप। अरे बोलो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि E क्या है यहां पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये धारा है, और ये क्या है, समय। बोलो हाँ ना। क्या हम जानते हैं कि E बराबर, अभी पढ़ा है, L/dI/dt। बोलो हाँ ना। क्या बेटा इस E की जगह ये वैल्यू चिपका दूं, बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो देखो dW बराबर क्या हो जाएगा, L/dI/dt इंटू dt। बोलो हाँ ना। क्या dt से dt कैंसिल हो जाएगा। माना मुख्य धारा 0 से अधिकतम मान I0 कहां तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर I0 तक। तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 to I0 L I और DI। बोलो समझ में आई क्या बात। अब क्या हो जाएगा, समाकलन क्या होगा इसका, क्या होगा, W बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर। बोलो हाँ ना। यह किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अतः UB बराबर 1/2 L I0। ये हो गई चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ में आ गई क्या बात। चलें आगे।
दोबारा बताऊं? दोबारा बताने की जरूरत है क्या भाई? बहुत धीरे धीरे बताया। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़े। ठीक है, तो अगला टॉपिक है समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक। छोटा सा टॉपिक है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक। ध्यान से समझोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। माना आपके पास एक वर्ताकार कुंडली है, समतल वर्ताकार कुंडली, जिसमें धारा कितनी है I, फेरों की संख्या कितनी है N, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R मान लो या स्मॉल r मान लो। ठीक है, आपके पास क्या एक समतल वर्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I। तो बायो सावर्ट के अनुसार देखना, इधर ये सब लिख दोगे क्या इतना कि एक समतल वर्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I। तो उसके केंद्र पर, तो यहां लिख रहा हूं मैं, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात। वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट, ये चैप्टर नंबर 7 में आया था। बायो सावर्ट के अनुसार क्या बेटा, B को मैं ऐसे लिखूं, μ0 N I डिवाइड बाई R, समीकरण 1। बोलो, यही है? हाँ, नीचे 2R होगा। सही है भाई, क्या होगा 2R। अब देखो इस कुंडली में धारा जो है वो बेटा इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से जा रही है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होगा? क्या इस कुंडली का एरिया भी तल के लंबवत बाहर की ओर है? तो फ्लक्स निकालेंगे तो B और A के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां लिख रहा हूं मैं, चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बड़े सिंसियर बैठे हो आज तो। कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। कि आज तू भी तो चुप है ना? कि ये तेरा पहला रोल देखा है हमने, दूसरा रोल देखा है ये है? तू तो बहरूपिया है अलग अलग रोल चलते हैं तेरे। अरे थाली भाषा में किल्लो है, किल्लो जानो ने, जो रंग बदला है ना? हाँ है, शुरू कर दो। हाँ, मैं सोचो आज कि ज्यादा बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन क्या बेटा BA cos थीटा लिखूं? क्या B वेक्टर व A वेक्टर के मध्य कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। बोलो, तो क्या बेटा फाई जो है वो आएगा आपके पास कितना, BA। बोलो, यही है। फेरे कितने हैं? N। तो क्या लिखूं, N फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। दिखाई दे रहा है क्या भाई इधर? ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, NBA। बोलो यस और नो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब थारो दिमाग के करा गए, फाई बराबर LI कर दिया। अरे बोलो, फाई बराबर LI आप पढ़ियो है? ठीक है, ये काम में आएगा।
हम जानते हैं क्या, हम, ये समीकरण 1, दो लो। हम जानते हैं कि फाई बराबर एल आई, समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर एल आई बराबर एन, क्या बेटा बी का मान रख दूं, क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई 2r और ए, बोलो हाँ ना। क्या आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या स्वयं प्रेरण गुणांक का मान मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी देखना इधर क्या बनेगा, L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। अब सुनो, मैंने बताया था आपको कि स्वयं प्रेरण गुणांक का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, क्या ये बताया था, आकार और आकृति पर, क्या फेरे बताए थे, क्या माध्यम बताया था, चुंबकीय पारगम्यता, क्या अब समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या बेटा एक कुंडली का जो एरिया होता है, वर्ताकार कुंडली है तो क्या लिखूं, पाई आर स्क्वायर, बोलो यस और नो, ठीक है। तो L बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर और 2, बोलो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ये तो कहाँ है, कब है ये, तो निर्वात में। मान लो इसके बीच में कोई माध्यम रख दिया तो क्या बेटा माध्यम रखते ही स्वयं प्रेरण गुणांक ही हो जाएगा, ध्यान से समझना, म्यू आएगा या जैसे वहां एप्सिलॉन आता था, क्या होगा ये एन स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई, सही है हाँ, डिवाइड बाई 2। हम जानते हैं चैप्टर नंबर 8 से हम जानते हैं कि म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बटे म्यू नॉट, बोलो तो क्या बेटा ये हो जाएगा, अरे बोलो क्या म्यू की जगह वैल्यू चिपका सकता हूं, ठीक भाई रे ठीक। तो क्या बनेगा देखो, मीडियम में स्वयं प्रेरण गुणांक म्यू आर, अंदर क्या बचेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि माध्यम में स्वयं प्रेरण का गुणांक म्यू आर गुणा बढ़ जाता है। अब देखो म्यू आर का जो मान है वो बेटा एक से छोटा भी होता है, एक से बड़ा भी होता है और एक से बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। एक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और एक होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये तीनों पदार्थ भी आपके हटा दिए। अगर बात करूं लोह चुंबकीय पदार्थ की तो उसके लिए म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं बात करूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तो म्यू आर इज लेस देन 1। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है और अगर अणु की बात करूं तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आप माध्यम कौन सा रख रहे हो। यहां माध्यम कितने होते हैं, 3 होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो ये जो L का मान है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन वहां अगर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव इनकी बात करूं तो वो हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां म्यू एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। लास्ट टॉपिक है स्वयं प्रेरण का, फिर अपन बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण। क्या है अन्योन्य प्रेरण, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही चल रहा है प्रोग्राम, थ्योरी है भाई और छोटे छोटे कंसेप्ट है। सूरज निकल गया क्या या हवा चल रही है, गली में आज चांद निकला कि गली में आज सूरज निकला। अरे तो बस करो यार, इतनी भी सर्दी को नहीं, जितो थे माहौल बना ला रहे हो। अब थारी बंद है ना सारंगी नाक,
नहीं बन, हाँ कहता है चालू याद करा दियो तू, नहीं मार तो 8 तक आ रहे हो। ठीक है करा शुरू। आज बड़ी अच्छी क्लास बैठे यार, बड़े सिंसियर बैठे हो वास्तव में। मेरी गारंटी एक बात बताऊं कि आज पीछे से ज्यादा आपको समझ में आए। ये अपने आप से मन से पूछ लो, चाहे आप पूछ लो, चाहे आप। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको हंसा हंसा के पढ़ाता हूं तो आपका ज्यादातर ध्यान हंसाने में रहता है फिर, और अगर मैं पूरे दिन अगर यही पढ़ाऊंगा तो फिर बोर भी हो जाऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे मतलब हंसा रहा हूं आपको, ये जरूरी भी है अभी देखो, तब आप फिर वापस बोर्ड पे आ जाया करो। आज आप अपने आप से पूछ के देख लो कि हमेशा से ज्यादा समझ में आया आपको। मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। हमेशा क्या करते हो आप? हाँ चालन दे चालन दे चालन दे, उस चालन दे के चक्कर में अपना चैप्टर निपट जाता है, और मुझे वैसे पढ़ा के ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैंने आपकी थॉट पढ़ ली है, आपको समझ लिया है मैंने कि आप जब मैं मजाकिया मूड में पढ़ाता हूं तो आप फिर पढ़ते नहीं, आप फिर मजे ही लेते हो। सही है प्रोग्राम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक क्या है? धारावाही, ये धारावाही वो नहीं है सास भी कभी बहू थी, ये धारा प्रवाहित होने वाली है। कहीं जेठालाल सोच रहे हो इसको? अरे वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं? ये धारावाही है, वो क्या होता है? धारावाहिक। हाँ ये ध्यान रखना कभी। अच्छा ये सास भी कभी बहू थी, सपना एक नागिन, ऐसा भी है? ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा भी कोई है क्या? अरे बोल दो। हाँ धारावाही परिनालिका, परी भी ये वो नहीं है, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। हाँ जी, गेट बंद कर दूं? चाय भाई कॉफी वॉफी? तो गेट कीपर बना के छोड़ दिया मेरे को यार। खोल दे बंद कर दे, खोल दे बंद कर दे, ये क्या है? ये कर बेटा बंद। अरे थोड़ी तो मतलब देखो, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो, सुनना मैं बताता हूं, आप समझ जाओगे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे। 2 तरीके होते हैं इसी काम को करने के, 2 मेथड थे। एक तो इस गुड़िया ने मेरे को कहा कि सर गेट बंद कर दो, एक ये बोलती कि सर क्या गेट बंद कर दूं। 2 मेथड थे और दोनों से इस बात का सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अच्छा मेथड कौन सा है? तू कर दे। हाँ तो आज के बाद ये बात ध्यान रखना भी। अरे थोड़ा सा होना चाहिए अरे शिष्टाचार, मतलब आपको नहीं पता है लेकिन ये धीरे धीरे सीखोगे आप। जी बड़ा होगा, जी मान लो थे कोई ऑफिस में काम करोगा है, थारो बॉस खड़े हुए और थे सामने बैठे हो, बॉस को बोलना कि बॉस गेट बंद करना। गेट बंद नहीं, पहले खोलेगा फिर बंद करेगा। ये ध्यान रखना, ये बात ऐसा होता है। अरे 8वीं तो सीखोगा, जल्दी तो सीखोगा आप। चलो मेरे तो कोई फर्क को नहीं, मन तो नहीं कहते होगा मास्टर आज एक जोड़ती कपड़े या धो दे रहे, धो देगा भाई साहब और के भाई, एक अलग बात है मेरा ही मैं कौन दो। सहयोग अब वापस पढ़ने लग जाए, बराबर कर दिया। हाँ आ जाओ, अब मत हंसना। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। आपके पास एक परिनालिका है, परिनालिका आपने कहां पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 7 में। ये नहीं बताऊंगा परिनालिका है क्या, मान लिया ये परिनालिका है।
हाँ, एक तो उबासी लिए बड़ी भयंकर आ रही है। जरा नागण सांस लियो है, इन्नू आएगी, इन्नू नाग हो के अरे यार थोड़ा रुक जाओ यार भाई, उबासी भी इतनी लंबी ली है। बस आओ बोर्ड पे वापस आओ। इसमें धारा इस दिशा में जा रही है, वापस ऐसे आ रही है। बोलो समझ में आएगी बात? यहां आप एसी भी जोड़ सकते हो, ये भी ध्यान रखना। क्या? एसी भी जोड़ोगे। अगर एसी जोड़ोगे तो एसी बार बार धारा को पलटती रहती है, धारा की दिशा को पलटती रहती है, तो इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती रहेगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर डीसी जोड़ रहे हो तो धारा जो है वो तब तक ही प्रवाहित होगी जब जीरो से कहां तक जाए, वो मैक्सिमम तक जाए। लेकिन अपन इस कंसेप्ट पे बात ना करके अपन क्या निकाल रहे हैं, इसका स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, माना एल लंबाई, क्या ये एल लिखना जायज है? यहां ये एल लिखना जायज है या छोटे वाला एल लिखूं? वरना आप फिर डिचक्यू कर दोगे, इस एल को और उस स्वप्रेरण गुणांक को सल्टा दोगे, फाइल निकालोगे क्या? ये ध्यान रखना। हाँ, माना स्मॉल एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फेरे कितने हैं? एन। धारा कितनी है? आई। आप बोलोगे कि एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल एल, उसमें फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? आई। ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी से, ठीक है। नीचे लिखोगे हम जानते हैं, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा ऐसे अक्ष के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे होता है। वो चैप्टर नंबर 7 की बात है, इस टाइप से होता है, अक्ष के अनुदिश होता है। एक परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, वो भी मैं प्रूफ कर दूंगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होती है, अक्ष के अनुदिश। क्या इसका एरिया भी इधर ही होगा? अरे परिनालिका है तो इसके एक फेरा, 2 फेरे, 3 फेरे, एक फेरे का एरिया इधर, अगले का भी इधर, उससे अगले का भी इधर। अरे बोलो भाई, एक बार फेरा शुरू कर दिया तो फेरा तो नहीं लियागा क्या? फेरा 3 फेरा नहीं लिया? अरे समझ गए क्या? हाँ, फिर ऐसे लेने हैं कि बाद में फिर 3 होता है, क्या चल यहाँ ले ले, वापस वही आ जाओगे। ये भी सिखा देता हूँ आपको। 4 तो तुम आगे हो गए, 3 वो पीछे होगी, कहीं वो पीछे आते ही थोड़ा बदल लो, ये ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, क्या बड़ो नॉलेज है। क्या हो गया तो हैं? घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या, चढ़ने वाले तो बहुत देखे हैं। आ जाओ, समझ गए आप, समझदार हो आप। वापस बोर्ड पे आओ। एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल एल, उसमें फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? आई। बोलो समझ में आई? ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं। और हां, इसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना किससे करते हैं? एम्पियर के नियम से। किससे? एम्पियर के नियम से। तो यहां लिख रहा हूं मैं परिनालिका के अक्ष, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र किससे? बायो सावर्ट का नियम लिख दो, चाहे एम्पियर का नियम। तो यहां मैं लिख रहा हूं एम्पियर के नियम से। बेटा B बराबर क्या होगा? म्यू नॉट एन आई, जहां n क्या है? इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। क्या है? इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल n बराबर क्या लिख सकता हूं? कैपिटल N डिवाइड बाई L। बोलो हाँ ना? समझ गए इतनी बात? ठीक भाई।
तो देखो B बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल। बोलो इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा। मैंने बताया आपको अगर ये परिनालिका कुछ इस टाइप से है, अगर ये परिनालिका कुछ इस टाइप से है, ऐसे ही होगी परिनालिका। बोलो समझ में आ रही है क्या बात। तो क्या इसकी जो अक्ष है, क्या इसकी जो अक्ष है वो ये होगी, ये होगी इसकी अक्ष। क्या इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो दोनों के बीच कोण कितना, 0। तो बेटा यहां लिख रहा हूं थीटा बराबर 0 डिग्री। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो बेटा फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए। ये तो किससे है, एक फेरे से। इसमें फेरे कितने हैं, एन। तो एन फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, एन फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखो बेटा, फाई बराबर एन बी ए। बोलो हाँ ना। अगर मैं मान लेता हूं परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो क्या एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, कि एल आई बराबर एन बी ए। क्या बी का मान है आपके पास, ये रहा, पुटो इसमें एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल और ए। बस यही है। देखो 3-4 आंसर बनते हैं इसके। बेटा आई से आई कैंसिल हो गया, एक आंसर तो ये बन गया। ध्यान से समझना, अब न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये सारे। एक तो बन गया L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई L। बोलो एक फॉर्मूला, ऊपर नीचे L से गुणा कर दो तो क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या स्मॉल एन स्क्वायर एल ए। क्या ये भी आंसर है, क्या एक और आंसर बन सकता है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। ये है, ये तो किसमें है, निर्वात में। क्या माध्यम रखते ही वही प्रोग्राम होगा, क्या माध्यम में वही लिख दूं या सोल्व करूं इसको भी, डायरेक्ट लिख दूं क्या। तो मीडियम में जो होगा वो क्या होगा बेटा, म्यू आर और एल नॉट। क्या स्वयं प्रेरण गुणांक जो है माध्यम के अंदर म्यू आर गुणा हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि म्यू आर गुणा बढ़ जाता है, म्यू आर समझ गए ना, एक से बड़ा भी होता है, एक से छोटा भी होता है और एक से बहुत बड़ा भी होता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक स्वयं प्रेरण। क्या था, स्वयं प्रेरण। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, अगर कोई देख भी रहा है तो। ठीक है।